Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. My name is Alicia Obroy and we'll be starting up with a new topic today, that is aggregate demand in a two sector model. देखो पहले तो बच्चों जिसने इस क्लास से पहले वाली क्लास एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स नहीं की, मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पार्ट 1 अच्छे से कर लें, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, उसके देखने के बाद, उस पार्ट को समझने के बाद ही आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आने वाला है, अदरवाइज थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्टी फॉर यू। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर and subscribe this channel for my motivation that I should make more such videos. So students, let's start. देखो बच्चों, हमने कल एग्रीगेट डिमांड की बात की थी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड फॉर ऑल final goods and services by all the sectors of the economy in an accounting year. हमने कल बात की थी इसकी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बाय ऑल द सेक्टर्स, मतलब चारों सेक्टर्स इसमें आएंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमें कल भी पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। कौन से सेक्टर का खर्चा? हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा। किस पे खर्चा? सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे। आई का मतलब होता था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा। G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस MB मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स। तो मैंने आपको कहा था कि एग्रीगेट डिमांड के, कल की क्लास में ये बताया था कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है बच्चे, लेकिन आज का टॉपिक क्या कहता है? आज का टॉपिक कहता है एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो बेटा, अगर आपको याद हो, आपने नेशनल इनकम में पढ़ा था। नेशनल इनकम में मैंने आपको एक चीज बोली थी, हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो। नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। उसमें 2 सेक्टर्स हमने कंसीडर किए थे, एक था हाउस होल्ड और दूसरा था आपका प्रोड्यूसर। अगर आपसे पूछा जाए एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल के हिसाब से, तो इसके हिसाब से आपको क्या लेना है? सिर्फ हाउस होल्ड का खर्चा और प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा। AD इक्वल्स टू C प्लस I। मतलब इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन, इट डिटरमाइंस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालनी है इन कंटेक्स्ट टू सेक्टर्स ओनली। मतलब मान के चलते हैं कि AD के 4 सेक्टर्स हैं, हमें पता है कि AD के 4 सेक्टर्स हैं। AD इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X। लेकिन अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को समझना है टू सेक्टर मॉडल में,
तो हम ये मान के चलते हैं कि एडी कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर एक्सपेंडिचर दैट इज सी प्लस आई। बच्चे टू सेक्टर इकोनॉमी ये एक मॉडल एक अजम्पशन पर है। हम एज्यूम करते हैं एडी के चार ही कंपोनेंट्स हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, लेकिन टू सेक्टर मॉडल में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो आपके सिलेबस में, टू सेक्टर इकोनॉमी आपके सिलेबस में है, कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं दैट इज सी प्लस आई। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एग्रीगेट डिमांड का बेसिकली चार कंपोनेंट्स है, लेकिन टू सेक्टर मॉडल में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज कंप्राइज्ड ऑफ टू व्हाट यू से टू सेक्टर्स ओनली और एक्सपेंडिचर ऑफ टू सेक्टर्स ओनली। ये हमने क्या करना है, ये हमने मान के चलना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद चीजें समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी एग्रीगेट डिमांड है ना, अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें या हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें या हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करें, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। जितनी ज्यादा इनकम को हम वाई से डोनेट करते हैं, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा डिमांड या उतनी ज्यादा कंजम्पशन। जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन, जितनी ज्यादा आमदनी होगी उतना ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि इनकम आपके ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन आपकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा तेजी से क्या बढ़ता है? ज्यादा तेजी से आपकी बढ़ती है, ज्यादा तेजी से आपका बढ़ता है इनकम। ठीक है जी, ये भी समझ आया। कीन्स ने कहा है इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी डिमांड या कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम क्या होगी? इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और आपकी जो कंजम्पशन है वो कम तेजी से बढ़ेगी। ये चीज भी हमने कल की क्लास में ही डिस्कस की थी। अब बच्चों आपको ना मैं एक शेड्यूल करवाने वाली हूँ, ठीक है? एक शेड्यूल करवाऊंगी आपको। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी मैं आपको शेड्यूल करवाऊंगी ना, एक स्टैंडर्ड शेड्यूल करवा देती हूँ जो सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। सब क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल याद करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड शेड्यूल करवा रही हूँ जो सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे इनकम, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। उसके बाद आप लिखोगे कंजम्पशन, उसके बाद आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आप लिखोगे एडी का फॉर्मूला, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इनकम आपने स्टार्ट की जैसे फॉर एग्जांपल 0 से। अब आपने क्या करना है? इनकम को 40 से इंक्रीज करना है और कंजम्पशन को आपने 30 से इंक्रीज करना है। इसको 40 और इसको 30 इसलिए क्योंकि मुझे इनकम को ज्यादा तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि मैंने पिछली आपको थोड़ी देर पहले ही बताया इनकम इंक्रीज करती है, कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है, लेकिन इनकम ज्यादा तेजी से करती है। तो इनकम को मैंने 40 से बढ़ाना है। 0, 40, 80, 120, 160, फिर 200 और कंजम्पशन को 30 से। लेकिन कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी आपकी इनकम 0 हो, लेकिन कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए आप कंज्यूम करोगे ही करोगे। लेट अस से आपने 20 कंजम्पशन की, अब आप इसको 30 से बढ़ा दो, 30, 50 हो जाएगा, 80 होगा, 110, 110, फिर उसको 30 से बढ़ाओगे 140, 170। अब मैंने आपको कल की क्लास में ये बोला था कि इन्वेस्टमेंट आपकी दो टाइप की होती है, इंड्यूस्ड और एक होती है आपकी ऑटोनोमस।
लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे इनकम बढ़े या घटे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम या ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होगी। हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं चीजें, हम मानते हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमने सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की है, इसीलिए ताकि चीजों को सिंप्लीफाई कर सकें। ये इसीलिए किया जाता है, हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसीलिए ली जाती है ताकि चीजें सिंपल हो जाए। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल मैं 20 लेती हूँ, 20 20 20 20, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, पहले कितना आ गया 40 70 100 130 160 190, ये हो गया मेरा एडी। ठीक है जी, ये आपका आ गया शेड्यूल, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड शेड्यूल। तो अब नोट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दिस इज योर सिंबॉलिकली, दिस इज योर फॉर्मूला, बट इन टू सेक्टर मॉडल की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, AD इक्वल्स टू C प्लस आई। ये आपकी इनकम है, मैंने इसको इनकम को 40 से बढ़ाया और कंजम्पशन को 30 से, 0 40 80 ये आ गया, कंजम्पशन आ गई आपकी ये। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, इसीलिए जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कंजम्पशन होगी उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आप ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो सी बार इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इसको मैंने 30 से बढ़ाया, 20 प्लस 30 50 प्लस 30 80 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, और इसको 40 40 40 40 40। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैंने कौन सी कंसिडर की है, ऑटोनोमस, क्यों, ताकि चीजें सिंपल रहें, और कोई रीजन नहीं है भाई इसका। 20 20 20, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, 20 प्लस 20 40 प्लस 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 प्लस। ठीक है जी, इसी तरीके से बन गई आपकी डायग्राम। हमेशा बच्चों याद रखना, हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या होगी आपकी इनकम, और वाई एक्सिस पे जो भी कर्व बनाओगे, जैसे कंजम्पशन कर्व है, एडी है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब किस पे आएगा, आपके वाई एक्सिस पे। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, मतलब इस एडी के अंदर इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों ही आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, अब उसके बाद इन द एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, पहला पॉइंट कहता है रिलेशनशिप का, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो भी आपका शो किया गया है, ये वाला जो कर्व है, दिस एडी कर्व, दिस इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन एंड योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला कितना है आपका, सी प्लस आई। अब नेक्स्ट चीज वो कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है चाहे जितनी मर्जी इनकम में इंक्रीज डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम, क्योंकि हमने एज्यूम किया है दैट दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। So it is autonomous investment, investment remains constant at all levels of economy. Consumption curve आ गया आपका ये, कंजम्पशन कर्व और एडी हमेशा आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कंजम्पशन कर्व और एडी आपका, सॉरी ये है एडी, कंजम्पशन कर्व और एडी आपका हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि एडी और कंजम्पशन कर्व का इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और एडी भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन का और एडी का दोनों पॉजिटिव या अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इनका कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसके साथ, इनकम के साथ, क्योंकि इनकम इंक्रीज कर रही है, एडी और आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट है जो आई थिंक इट इज नॉट मेंशन्ड है, बट यू विल राइट एज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि एडी इज ऑलवेज पैरेलल टू कंजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंजम्पशन कर्व है, ये एडी कर्व है और ये इन्वेस्टमेंट कर्व है।
कहता है कि एडी और कंजम्पशन हमेशा आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि आपको पता है एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, सी प्लस आई। एडी माइनस कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, और एडी माइनस कंजम्पशन मतलब एडी और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या हमेशा होगा, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमेशा क्या है, सेम होगी। तो मतलब इन दोनों के बीच में एडी और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा या सेम होगा। और पैरेलल लाइंस क्या होती है, वो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट हमेशा क्या हो, सेम हो। क्योंकि एडी और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस हमेशा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट ली गई है, वो एजम्पशन है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन हमेशा आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम इधर तक ही रखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, give your viewpoints or give your suggestions or write your questions in the comment section. Do subscribe my channel. Thank you so much. और कल हम करेंगे हमारा aggregate supply, फिर consumption function, and with this your part number 2 of aggregate demand is complete. Thank you.